आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 4 सिंचाई एवं सिंचाई के यंत्र। इसमें हम पढ़ेंगे कि पौधे के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है और सिंचाई के स्रोत और साधन कौन कौन से हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जिस प्रकार हमें पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जब हमें न्यूट्रिशन है वो भोजन से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से लाते हैं, उन्हें भोजन मिलता कहाँ से है। पेड़ पौधे अपना भोजन मिट्टी द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि मिट्टी से पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में लेते हैं? सभी पेड़ पौधे अपना भोजन मृदा यानी मिट्टी में घुले हुए पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा, यदि मृदा में जल की कमी हो तो पौधों की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं और उसमें पानी नहीं डालते तो पौधा या तो मर जाता है या उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। ऐसी दशा में यदि पानी नहीं मिलेगा तो उसका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को ही हम सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला, हरे पौधों में उनके कुल वजन के लगभग 80% पानी भाग होता है। जितना वजन पौधे का होता है उसमें उनका 80% भाग जो है वो पानी होता है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं, यानी जो पौधों में मिट्टी में हम पानी डालते हैं, जड़ें जो पानी अवशोषित करती हैं उसमें घुले हुए पोषक तत्व जड़ों के द्वारा पौधों में पहुंच जाते हैं भोजन के रूप में। तीसरा, पौधों की सही दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से ही होती हैं, यानी दिन में जितनी भी उनमें क्रियाएं होती हैं, जो भी भोजन वगैरह बनता है वो पानी की सहायता से ही होता है। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती हैं, यानी जड़ों से जो जड़ें जो हैं मिट्टी से पोषक तत्व अवशोषित करती हैं पानी के द्वारा, वो पत्तियों यानी रसोई घर तक भेजना जल की उपस्थिति में ही संभव हो पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ों की पत्तियों को ही हम रसोई घर कहते हैं। पत्तियां किचन ऑफ द लीव्स, किचन ऑफ द प्लांट्स कहलाती हैं। चौथा, तेज धूप और गर्मी में लू से बचने के लिए आप अधिक पानी पीते हैं। गर्मी में बहुत प्यास लगती है और लू से और गर्मी से बचने के लिए हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। जबकि पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पानी को हवा में उड़ाती रहती है। गर्मी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पानी जो है वो हवा में वाष्पित होता रहता है। इस क्रिया द्वारा पौधे गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं। पांचवा, पौधों के अंदर जब पर्याप्त जल विद्यमान रहता है तो उन पर पाले का असर कम पड़ता है। छठा, मृदा में प्रचुर नमी रहने पर पौधों की जड़ों में बढ़वार व विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप पौधों से अधिक उत्पादन संभव है, यानी जो विकास है, जो वृद्धि है, वो उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, मृदा कई प्रकार की होती है, जैसे कि दोमट, चिकनी, बलुई दोमट। अंतिम दो मृदाओं में पानी जल्दी रिस कर नीचे चला जाता है, यानी बलुई में और बलुई दोमट में पानी बहुत जल्दी रिस कर नीचे चला जाता है और ऐसी मिट्टी में फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, कुछ फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि धान यानी चावल, गेहूँ, आलू व गन्ना। और कुछ फसलों में पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे अरहर, चना, मसूर, अलसी, सरसों, कुसुम आदि। सिंचाई को प्रभावित करने में वर्षा की मात्रा एवं वर्षा का वितरण प्रमुख कारक है, यानी अगर वर्षा कम होती है या अधिक होती है, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं सिंचाई को बहुत ही प्रभावित करती हैं, फसलों पर बहुत असर पड़ता है।
मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थ की मात्रा जल की आवश्यकता को प्रभावित करती है। अधिक जैव पदार्थ होने पर जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और सिंचाई की आवश्यकता घट जाती है। छठा, जिन फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी जिन फसलों को लगाने में अगर वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व कम हैं और उसमें रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाए गए हैं तो वहाँ पर भी अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। सिंचाई के स्रोत। किसान अपने खेत की सिंचाई हेतु जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिंचाई हेतु जल तालाब, झील, नदी, नाले, झरने, कुआं, पाताल तोड़ कुआं, नहर, शहरों के गंदे नाले से प्राप्त होता है। ये सिंचाई के स्रोत हैं। पहला है तालाब। वर्षा ऋतु में जल को संग्रहित करने का खुला एवं गड्ढे नुमा भूभाग तालाब कहलाता है। जो बड़ा सा गड्ढा हो वहाँ पर वर्षा के द्वारा जल इकट्ठा हो जाता है उसे हम तालाब कहते हैं और इसमें एकत्रित जल शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु यानी जाड़े में और गर्मी में सिंचाई के काम आता है। तालाब प्राकृतिक एवं मनुष्य द्वारा निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक द्वारा गड्ढा तैयार हो जाता है और दूसरा मनुष्य द्वारा भी प्राकृतिक जो तालाब है वो बनाया जाता है। नदी। पहाड़ों से बहकर आने वाला जल नदियों का स्रोत होता है। यानी जो जल पहाड़ों से बहकर आता है वो ही नदियाँ कहलाता है। प्रायः नदियों के बहाव को आंशिक मोड़कर उसमें से एक धारा नहरों द्वारा गांव तक पहुंचाई जाती है। पंप सेट के प्रयोग से नदी व नहर से जल खेतों की सिंचाई हेतु पहुंचाया जाता है। यानी जो पहाड़ों से पानी आ रहा होता है उसमें से एक धारा उस नहर को गांव की तरफ जहां फसलें उगाई जाती हैं वहां पहुंचा दिया जाता है जिससे पेड़ों की पौधों की सिंचाई करने में आसानी होती है और ये काम पंप सेट के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अगला है झरने। पहाड़ों से प्रायः बर्फ पिघलने से जल चट्टानों के बीच से बहता है और नीचे की ओर गिरता है। पहाड़ों के बिना माध्यम के गिरने वाली ये धारा जो है इसी को हम झरना कहते हैं। अब आते हैं सिंचाई के साधन। ये देखिए चित्र बना है बेड़ी का। किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक जल पहुंचाने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं। जल स्रोत यानी जहाँ से जल मिलता है और खेतों तक पहुंचाने के लिए उनको कई साधन का प्रयोग करना पड़ता है जैसे बेड़ी, ढेकली, दोन, चरसा, रहट, रेन पंप, चेन पंप आदि का प्रयोग करते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी निम्नवत है। यानी पहले पढ़ेंगे बेड़ी के बारे में। आप देख रहे हैं बीच में कटोरा नुमा जो है उसको दोनों तरफ से रस्सियों से बांधा गया है। इसे जल में डुबोया जाता है और तेज धार से दूसरी तरफ फेंका जाता है टोकरी द्वारा। तो बेड़ी होती क्या है? यह 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन है। इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई द्वारा तैयार टोकरी प्रयोग में लाई जाती है। टोकरी का व्यास लगभग 75 सेंटीमीटर का होता है। टोकरी के मध्य की गहराई लगभग 10 सेंटीमीटर तथा किनारे आते आते छिछली होती जाती है। यानी ये जो है ये ज़्यादा गहरा नहीं होता जिससे कि पानी भरा जा सके। टोकरी के किनारे पर 1.5 से 2 मीटर लंबी 4 रस्सियां बांधी जाती हैं। इससे पानी उठाने के लिए एक समय में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जो एक एक किनारे से उसे पकड़ते हैं और पानी को खेतों में डालते हैं। दूसरा है ढेकली। इसका भी चित्र आप देख सकते हैं। चित्र 4.2 में ढेकली का चित्र बना हुआ है। इसे 3 से 4 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ढेकली को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें लकड़ी की थूनी पर धुरी के सहारे 5 से 6 मीटर लंबी बल्ली इस तरह से लगाते हैं कि पानी की स्रोत की तरफ बल्ली का 2/3 से कुछ ज़्यादा भाग रहे। बल्ली के इस किनारे पर रस्सी के सहारे लोहे का चौड़े मुंह वाला बर्तन बांध दिया जाता है जिसका पेंदा तिकोना होता है। इस बर्तन को भूमि पर रखते ही पानी अपने आप गिर जाता है।
बल्ली के दूसरे किनारे पर लोहे या पत्थर को 20 से 25 किलोग्राम का वजन बांध दिया जाता है, जिससे वो पानी को डुबोने पर भरता है और उठाने पर खेतों में डाल देता है। अब आते हैं दोन पर। इसे लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई से पानी निकाला जाता है। इसका चित्र इसमें नहीं दिया है। यह लगभग 3 मीटर लंबा टिन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है। इसका एक सिरा चौड़ा और मुंह बंद होता है, दूसरा सिरा सकरा और मुंह खुला होता है, जिससे कि इसमें पानी भरा जा सके। दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। दोन का आकार बड़ा तथा पानी उठाने की गहराई अधिक होने पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। पानी के स्रोत के समीप गाड़ी गई 2 बल्लियां के बीच लगी धुरी के सहारे लगभग 4 मीटर लंबी बल्ली के किनारे पर दोन को बांध दिया जाता है तथा दूसरे किनारे पर एक पत्थर या बोरे में मिट्टी भर दी जाती है वजन के लिए। चौथा है चरसा। इसका चित्र दिया गया है। मोट या पुर भी कहते हैं इसे। आपने अपने गांव या आसपास देखा होगा कि कुएं से सिंचाई करने के लिए चरसा प्रयोग किया जाता है। कुएं के ऊपरी भाग पर बल्लियों के सहारे लकड़ी की बड़ी गड़हारी जो है रखी जाती है। इस गड़हारी पर मोटी रस्सी के सहारे चमड़े का एक बड़ा थैला यानी मोट बांधते हैं, जो कुएं में पानी को ऊपर को लाता है। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से नीचे की ओर ढालू जमीन पर पानी भरा थैला खींचते हैं। ज्यों ही पानी भरा थैला कुएं के मुंह पर आता है, एक व्यक्ति जो वहां खड़ा रहता है इसे अपनी ओर खींचकर पानी गिराने के बाद चरसे को वापस कुएं में डाल देता है। इस तरह से खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। अब आते हैं रहट। रहट का चित्र देखिए इसमें बना हुआ है। यह यंत्र भी कुओं से पानी निकालने के काम आता है। इसमें बहुत सी लोहे की बाल्टियां माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो लोहे के एक बड़े पहिए पर घूमती हैं। बाल्टियों की संख्या कुएं में पानी की गहराई पर निर्भर करती है, यानी जो आखिरी की बाल्टी हो उसमें पानी भरने के लिए उसे गहराई तक पहुंचाया जा सके। गहरे कुएं में बाल्टियों की संख्या अधिक होती है। रहट चलाने के लिए एक ऊंट या फिर एक जोड़ी स्वस्थ बैलों की आवश्यकता होती है। ये गोल गोल घूमते रहते हैं और लोहे की बाल्टियों में पानी जो है वो भरकर ऊपर आता है और पलटकर नहरों में चला जाता है। चेन पंप। इसके द्वारा 1.5 मीटर से 3 मीटर की गहराई से पानी उठाया जाता है। इस यंत्र में लोहे की एक जंजीर में छोटे छोटे गट्टों की माला लोहे के बड़े पहियों पर चढ़ी रहती है। गट्टेदार माला को घुमाने पर लोहे के पाइप के सहारे पानी ऊपर आता है। क्योंकि गट्टों वाली जंजीर इस पाइप से होकर पानी में जाती है, इसे चलाने के लिए एक साथ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। बलदेव बाल्टी। इसका चित्र देखिए दिया गया है। यह यंत्र 1 मीटर तक की गहराई से पानी निकालने के लिए सर्वोत्तम पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। अगर 1 मीटर तक की गहराई पानी निकालना है तो ये सबसे अच्छा यंत्र माना जाता है। इसमें दोन की भांति 2 बाल्टियां होती हैं, जो गड़हारी पर पड़ी हुई रस्सियों के सहारे बारी बारी से पानी में जाती हैं और पानी भरकर ऊपर लाती हैं। इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैल की आवश्यकता होती है। पेंच। इस यंत्र को पेंच भी कहा जाता है। यह लकड़ी के ढोल के समान होता है, भीतर से स्क्रू यानी पेंच के समान होता है, इसीलिए इसको इजिप्शियन स्क्रू भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा व्यास लगभग 40 सेंटीमीटर का होता है। यह यंत्र 40 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए तिरछा लगाया जाता है। इसका एक सिरा पानी के अंदर लकड़ी पे कुंदे पर रखा होता है। यंत्र को घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपरी सिरे पर बाहर आता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। 9वां, यंत्र चालित पंप। ये देखिए इसका चित्र दिया हुआ है।
अधिक गहराई से भूमिगत जल को उठाने के लिए जब पानी बहुत गहराई में होता है तो इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे घर में सबमर्सिबल लगा होता है उसमें इसी तरीके के पंप डाले जाते हैं, जिससे बिजली की मोटर या डीजल इंजन द्वारा चलाते हैं और पानी को ऊपर अपने इस्तेमाल के लिए निकाला जाता है। डीजल द्वारा चलित पंपों का इस्तेमाल नहरों, झीलों अथवा तालाबों से पानी उठाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। विशेष यंत्र के नाम दिए हैं। कितनी गहराई में पानी उठाता है ये दिया हुआ है। पानी उठाने की क्षमता कितनी है ये भी दिया हुआ है। तो ये जो आपका चार्ट है इसे आप पढ़ लीजिए। इसके बारे में आपको मैंने अभी पाठ में बता दिया है। इसके प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपको मेरे दूसरे चैनल यानी डिग्निटी प्लस पे मिलेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लें और साथ ही साथ उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे आपको पूरी किताब के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पाठों की प्लेलिस्ट आपको वहाँ से मिल सके। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।